हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि यूपी यूएमएस स्टाफ नर्स वैकेंसी 2023 से रिलेटेड होने वाली है। तो यहां पर जो है हम इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। यूपी यूएमएस यानी कि उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस जो कि सेफाई इटावा में है, तो इनकी तरफ से जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें उन्होंने बताया था कि स्टाफ नर्स की जो जॉब है उसकी जो रिक्रूटमेंट है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो मतलब आपको पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपका एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और उसके बेसिस पे जो आपकी मेरिट होगी उसके बेसिस पे जो है आपका सिलेक्शन होगा स्टाफ नर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि कितनी टोटल वैकेंसीज हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, कौन कौन फिल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो ये सभी चीजें जो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखें और आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इससे रिलेटेड जो भी मतलब फ्यूचर में अपडेट्स आएंगे उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। साथ ही स्टाफ नर्स की वैकेंसी से रिलेटेड या फिर नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसीज आती हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है, जैसे एम्स हो गया, जिपमर हो गया, तो उसके बारे में जो है मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड यहाँ करता रहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए जो है आप चैनल अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये आई थिंक 19 जनवरी को यहाँ पर रिलीज हो गया था, लेकिन अगर इसके एप्लीकेशन फॉर्म में आपको फिल करने में प्रॉब्लम आ रही थी तो अब जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म सही से फिल हो रहा है। तो आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म यूपीएमएस की वेबसाइट पे जाकर आराम से फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इनवाइटेड फॉर द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022-23 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ नर्स एट लेवल 7 इन द पे मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो पे मैट्रिक्स का लेवल दे रखा है वो, और लेवल 7 की ये जॉब है और यहाँ पर जो आपका सीबीटी मोड में एक टेस्ट करवाया जाएगा। ठीक है, उसके बेसिस पे जो आपका सिलेक्शन होगा। अब क्वालिफिकेशन की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पर लिखा है पहला केस ये है कि बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से कर रखा है जो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, या फिर आपने क्या है बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। और उसके बाद दूसरी चीज यहाँ पर जो है वो है रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ विद स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो सेम टू सेम यहाँ पर जो है पूरा नॉर्थ सेट का क्राइटेरिया दिया गया है। ठीक है, मतलब जैसे नॉर्थ सेट के केस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है सेम वही क्राइटेरिया है। मतलब ये कि अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है या बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कर रखा है या फिर जो है आपने बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट किया है नर्सिंग में और या फिर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो है वो जीएनएम के बाद होता है। तो ये अगर आपने किया है और इसके साथ साथ जो है आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप यहां पर एलिजिबल होंगे। पहली एलिजिबिलिटी तो ये है। ठीक है, तो अगर आपके साथ ऐसा केस है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। और जो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग वाले हैं या बीएससी नर्सिंग वाले हैं या फिर पोस्ट सर्टिफिकेट या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले हैं उनको यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। ठीक है, मतलब इंटर्नशिप जो होती है वो तो सभी के कोर्स में होगी, लेकिन अलग से किसी और हॉस्पिटल में आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया है। उसके बाद जिन्होंने जीएनएम किया है उनको यहाँ पर एक्सपीरियंस अपना शो करना पड़ेगा। तो सेकंड वाली एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी यानी कि जीएनएम। ठीक है, रजिस्टर्ड एड नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल और उसके साथ साथ 2 years एक्सपीरियंस इन अ मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल रजिस्टर्ड विद कॉम्पिटेंट डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अथॉरिटी। ठीक है, तो जिसने जीएनएम करा है उनको 2 साल का एक्सपीरियंस यहां पर लगेगा ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। मतलब अगर आपने जीएनएम करा है तो जीएनएम करने के बाद आपने कम से कम जो है 2 साल का एक्सपीरियंस लिया है ऐसे हॉस्पिटल में जहां पे कम से कम 50 बेड थे। ठीक है, तो मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में अगर आपने जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस ले लिया है 2 साल का जीएनएम करने के बाद और साथ में आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल में जो है रजिस्ट्रेशन हो रखा है एज अ नर्स एंड अ मिडवाइफ, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होगे। तो मैंने यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और फिर मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट का क्राइटेरिया यहाँ पर काफी ज्यादा दे रखा है। 18 से 40 ईयर्स तक यहाँ पर जो है एज लिमिट दी गई है और जो एज है वो आपकी 1 जनवरी 2023 से कैलकुलेट की जाएगी। यानी कि अगर आपको 40 साल तक एज जो कैलकुलेट करनी है वो 1 जनवरी 2023 तक आपकी कैलकुलेट होगी। ठीक है, और उसके बाद जो कुछ रिलैक्सेशन वगैरह दिया गया है अलग अलग कैटेगरीज को। जो उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स हैं एससी एसटी ओबीसी, ठीक है, या फिर और किसी कैटेगरी के, तो उनको यहाँ पर अपर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है हम लोग नीचे चलते हैं। टोटल वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हो 220 हैं, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी की 88 हैं, ईडब्ल्यूएस की 22 हैं, ओबीसी की 16 हैं, एसटी कैटेगरी की 4 हैं, एससी कैटेगरी की 46 हैं।
ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है रिजर्वेशन दिया गया है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर दिव्यांग के लिए 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, एक्स सर्विसमैन के लिए 5% है, और जो डीएफएफ कैटेगरी होती है यानी कि डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, उनके लिए 2% यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रखा गया है। यानी कि ये जो 220 वैकेंसीज हैं, इन्हीं में से ये रिजर्वेशन आपका होगा, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह भी है कि 80% सीट जो है वो रिजर्व्ड है फीमेल्स के लिए और 20% रिजर्व्ड है मेल्स के लिए, ठीक है। तो सेम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मुझे यहां पर दिख रहा है वो बिल्कुल नॉर्थ साइड जैसा ही है, जो एम्स करवाता है कंडक्ट, तो वैसा ही है बिल्कुल स्टाफ नर्स के लिए यहां पर। और उसके बाद जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो ये फीस जो है रिफंडेबल नहीं होगी, किसी भी केस में एक भी बार आपने पे कर दी तो उसके बाद ये आपको वापस नहीं मिलेगी, इनकेस अगर आप एग्जाम नहीं भी देना चाहते हो, ठीक है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो है ये फीस आपकी 2000 रुपए है और 18% इस पे जीएसटी लगेगा, और 2360 रुपए जो इसकी टोटल फीस है स्टाफ नर्स के एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। तो अनरिजर्व कैटेगरी के बाद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अगर आप कैंडिडेट हो तो यहाँ पर जो आपकी टोटल फीस है वो भी 2360 रुपए लगने वाली है, 2000 रुपए प्लस 18% जीएसटी उसके ऊपर, ठीक है। और बाकी जो एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो टोटल फीस है वो यहाँ पर 1416 रुपए लगेगी, जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसेस दिया गया एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, ओके। और ये भी लिखा है कि ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट डेट विल बी इन्फॉर्म्ड इन ड्यू कोर्स। अभी तक जो है एग्जाम की डेट यहाँ पर रिलीज नहीं की गई है अथॉरिटी की तरफ से, तो जल्दी ही जो रिलीज हो जाएगी, आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो आप रेगुलरली चेक करते रहना, और जब कोई भी नोटिस रिलीज किया जाएगा तो वेबसाइट पर पब्लिश हो जाएगा। तो प्रोसेस क्या है एप्लीकेशन फॉर्म का, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी है, उसके बाद आपको अपना स्कैन फोटो, सिग्नेचर और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो आपको अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपको फीस पेमेंट करना है और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन करना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है। तो इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो कंप्लीटली फिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ जनरल कंडीशंस दिए हैं। वैसे यहाँ पर लिखा था कि 20 जनवरी 2023 से जो एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और 9 फरवरी जो है 2023 वो इसकी लास्ट डेट है। तो आपके पास अभी थोड़ा टाइम है, ठीक है। मतलब लगभग आप ये मान सकते हो कि 10-12 दिन आपके पास हैं। तो आप जो है जितना जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपके पास एक डाउट ये भी आ सकता है कि क्या यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं या फिर सिर्फ यूपी के ही कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो अभी तक देखो, अभी हमने पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह पढ़ा, वहां पर कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा था कि जिसका यूपी का डोमिसाइल है सिर्फ वही यहाँ पर एलिजिबल होगा, यानी कि यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हो पाएंगे। लेकिन शायद ऐसा हो सकता है यहाँ पे कि जो यूपी के कैंडिडेट्स हैं और अगर उनकी कोई जनरल के अलावा कैटेगरी है, मतलब एससी है, एसटी है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है, तभी शायद उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई अदर स्टेट का कैंडिडेट होगा और सपोज जनरल के अलावा किसी और कैटेगरी का होता है, ठीक है, क्योंकि जनरल कैटेगरी में तो वैसे ही कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता, तो सपोज अगर आप अदर स्टेट को बिलोंग करते हो और सपोज आप एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से हो, तो शायद आपको आपके रिजर्वेशन का बेनिफिट ना मिले और आपको जो है जनरल कैटेगरी से ही फाइट करना पड़ेगा यहाँ पे सीट लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा क्राइटेरिया हो सकता है। बाकी एक बार नोटिफिकेशन आप अच्छे से चेक कर लेना, मैं आपके साथ साथ इसको पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ। कोई भी ऐसा कुछ पॉइंट अभी मिल जाता आगे तो हम उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। बाकी जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तब भी आपको सारी चीजें वहां पर पता चल जाएंगी। तो 9 फरवरी 2023 जो वो उसकी लास्ट डेट है, आप अच्छे से इसको समझ लो। और उसके बाद यहाँ पर एडमिट कार्ड वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, इसे रहने देते हैं, ये हमारे अभी काम का नहीं है, ठीक है। ये तो तब आपको जब लेके जाना पड़ेगा जब आपका एग्जाम होगा, तो ऑनलाइन मोड में जो आपका एग्जाम यहाँ पर करवाया जाएगा। बाकी एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि SC, ST, OBC, PWBT candidates who opt to apply for unreserved vacancies will not be eligible for age relaxation are otherwise allowed to those belonging to these categories, ठीक है। तो इन्हीं कैटेगरीज के लिए सिर्फ एलिजिबल होंगे, लेकिन अगर ऐसे कैटेगरी के कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो उनको फिर एज रिलैक्सेशन का कोई बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज कोई SC, ST, OBC कैटेगरी का कैंडिडेट है, अगर उसको उसकी कैटेगरी से सीट मिल रही होगी सपोज, तो वहां पर उसका एज रिलैक्सेशन वाला क्राइटेरिया कैंसिल हो जाएगा जो उसको बेनिफिट मिल रहा है, मतलब अपर एज रिलैक्सेशन का जो क्राइटेरिया था, ठीक है। और मतलब ये है कि अगर उनको अपनी ही कैटेगरी में सपोज सीट मिलती है उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो फिर वो जो है उसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे, अपना जो उनका खुद का एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया है, ठीक है। बाकी यहाँ पर लिखा है कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लिखा है कि
Candidates applying under any of the reserved category SC, ST, OBC will be considered subject to submission of valid caste certificate issued by the competent authority. The certificate for OBC candidate must be issued after 30th June 2022. The certificate issued before this date will not be accepted. तो सिर्फ OBC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 30 जून 2022 के बाद का ही होना चाहिए, उससे पहले का होगा तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो अगर आपका सर्टिफिकेट ओबीसी के केस में 30 जून 2022 से पहले का है तो आप उसको रिन्यू करवा लो, री इश्यू करवा लो, उसके बाद ही जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करना। और फिर अगर कर भी लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको बनवा लेना और शायद यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं होगा। और अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड हो रहा है या आप फॉर्म का जो लिंक है वो ओपन करके देख लेना, अगर हो रहा है तो फिर आपको जल्दी से जल्दी री इश्यू करवाना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ फिल करना होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट वगैरह दे रखी है जो कि आपको बाद में यहाँ पर चाहिए होंगे। ठीक है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो ये सब आप एक बार देख लेना। उसके बाद पैटर्न और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर दिया है। तो 3 घंटे का यहाँ पर आपका पेपर रहने वाला है, 180 मिनट का, 200 एमसीक्यू रहेंगे 600 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का यहाँ पर रहेगा और क्वेश्चन जो है दोनों ही लैंग्वेजेस में आएंगे, इंग्लिश और हिंदी में। तो 170 एमसीक्यू जो है वो आपके नर्सिंग सब्जेक्ट के होंगे और 30 एमसीक्यू जो है वो उसमें आपका जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स रहेगा। ठीक है, तो 170 क्वेश्चंस आपके नर्सिंग के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, जो भी आपने नर्सिंग में पढ़े हैं उससे पूछा जाएगा। ठीक है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो 1/3 की यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। क्लियर है? तो मतलब ये है कि एक क्वेश्चन आप जब गलत करोगे तो आपका 1 मार्क्स यहाँ पर कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिए गए हैं। 50% है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए और 45% है एससी और एसटी के लिए। अभी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब ये नहीं होता कि आप इतने लेकर आओगे तो आपको सीट मिल जाएगी, आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये कि इतने मिनिमम जब आप लेके आओगे तब आप फर्दर जो प्रोसेस होगा इनका काउंसलिंग का या जो भी प्रोसेस होगा उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाकी जो आपको सीट मिलेगी वो ऑल इंडिया मेरिट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, बाकी यहाँ पर रेजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस दिया है, यानी कि अगर सपोज किसी 2 कैंडिडेट के, 3 कैंडिडेट के, 4 कैंडिडेट के सेम मार्क्स आते हैं तो उसमें से फिर प्रायोरिटी किसको दी जाएगी उसके बारे में यहाँ पर दिया कि आप इसको पढ़ लेना, मैं इसको डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सिलेबस वगैरह दिया गया है कि किस किस उससे आपसे जो है पूछा जाएगा। तो जनरल इंग्लिश के जो है 10 क्वेश्चंस हैं 30 मार्क्स के, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स। उसके बाद एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनसे 15 क्वेश्चन है। और बाकी ये जो आपके 14 तक आपके सभी नर्सिंग के सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं इनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो इसका नोटिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। तो अभी हमने पूरा नोटिफिकेशन देख लिया, यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि इस वैकेंसी के लिए सिर्फ यूपी के कैंडिडेट्स ही एलिजिबल होंगे, वरना साफ साफ यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन या फिर इसके बाद कहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा होता कि यहाँ पर जो है यूपी के डोमिसाइल जो कैंडिडेट्स हैं या रेजिडेंट है, परमानेंट रेजिडेंट, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑल इंडिया से कोई भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। बस वही है जो मैंने आपको बताया कि जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो हो सकता है कि यूपी के जो कैंडिडेट्स है सिर्फ उन्हीं को दिया जाए, बाकी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स होंगे उनको शायद जनरल कैटेगरी से ही फाइट करना पड़ेगा। लेकिन इस पर भी मैं अभी कंफर्म नहीं हूं। ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं। यहाँ पर जो ये सब लिखा गया है, जो एज रिलैक्सेशन वगैरह दिया जा रहा है, अगर एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट उन कैंडिडेट्स को मिल रहा है जो उत्तर प्रदेश के हैं तो हो सकता है कि कैटेगरी का बेनिफिट भी सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप एक बार अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि ये कंप्लीट नोटिफिकेशन सिर्फ इतना सही है, बाकी धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन करो और कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। ठीक है, तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना। सभी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने अच्छे से कंप्लीट समझा दी है और एप्लीकेशन फॉर्म जो है जल्दी से जल्दी फिल कर लो। यूपीएमएस की वेबसाइट पर आपको जाना है, वहीं पर आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही जो भी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स आते रहते हैं रिलेटेड टू नर्सिंग, तो उसके बारे में जो मैं इन्फॉर्म करता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो है यहाँ से बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।